नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रूस की क्रांति का यानी कि बोल्शेविक क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा और बोल्शेविक क्रांति का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप या रूस की क्रांति के फलस्वरूप सर्वप्रथम जारशाही व्यवस्था का अंत हो गया। जैसे राजा का मानना यह था कि मेरे बाद मेरे पुत्र बैठेंगे शासन पे और उसके बाद उनके पुत्र बैठेंगे। और राजा का मानना यह भी था कि राजा को दैविक अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत उसके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। तो ऐसी मान्यताओं का अंत हो गया। साथ साथ उसमें जो कुलीन थे, पृष्ठवर्ग थे, जो कि सरकारी पदों पे आसीन हो जाया करते थे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में। तो ऐसी जारशाही व्यवस्थाओं का बोल्शेविक क्रांति के बाद अंत कर दिया गया। उसके बाद आता है सर्वहारा वर्ग की स्थापना। तो सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत किसान और मजदूर का वर्ग आता था। इन्हीं वर्ग के लोगों को सर्वहारा वर्ग कहते थे, जो कि रूस के अंतर्गत इनकी जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। और इसके पहले जो शासन में व्यवस्था थी वो पूंजीपति शासन में हुआ करते थे या कुलीनों को पद दिया जाता था। लेकिन बोल्शेविक क्रांति के पश्चात जो बोल्शेविक क्रांति के दल के नेता हुआ करते थे वो सत्ता में वापस आ गए और उनकी स्थापना योग्यता के आधार पे की जाने लगी। प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप लेनिन ने क्या किया था, जितने भी जारशाही शासन के अंतर्गत नौकरशाह थे या अधिकारी थे उन सबों को बर्खास्त कर दिया गया या उनको निकाल दिया गया। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति दल के जो नेता थे उनको शासन का कार्यभार दिया गया, जो देश के विकास में और राष्ट्र के निर्माण के बारे में सोचा करते थे। उसके बाद जार के शासनकाल में रूसीकरण की नीति को अपनाई गई थी। जैसे रूस के अंतर्गत प्रोटेस्टेंट धर्म, कैथोलिक धर्म, यहूदी, फारसी या जर्मनी भाषा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले कई प्रांतों के थे और कई धर्मों के लोग थे। लेकिन रूस के राजा जार ने क्या किया था, इन सब के ऊपर रूसी भाषा को और रूसी धर्म को थोपने की कोशिश की, जिसके कारण इन अल्पसंख्यकों के अंदर असंतोष हो गया था। और बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप जो रूस के अंतर्गत है, जो रूसीकरण की नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया और उसे एक धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया, जिसके तहत सभी लोग अपने धर्म के अनुसार अपनी संस्कृति का पालन कर सकते थे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत अल्पसंख्यक वर्ग को नहीं हुआ करता था। इसके बाद हम लोग रूस के अंतर्गत विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा पूंजीवाद देशों के अंतर्गत आर्थिक सुधार का प्रयास होने लगा। जैसे बोल्शेविक क्रांति थी, जैसे विश्व जो था 18वीं शताब्दी के अंतर्गत दो भागों में था, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। लेकिन पूंजीपति देशों में भी जो था श्रमिक वर्गों के लिए सुधार की व्यवस्था की जाने लगी, क्योंकि रूस के क्रांति के फलस्वरूप सभी देशों के पूंजीपतियों के मन में ये डर हो गया था कि यदि इस प्रकार की क्रांति हमारे देश में भी हुई तो हमारा वर्ग भी पतन की तरफ चला जाएगा और यहाँ भी सर्वहारा वर्ग की या साम्यवादी दल का अधिकार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, श्रमिक वर्गों के ऊपर हम कह सकते हैं उनकी स्थिति को सुधार करने का प्रयत्न करने लगे। जैसे उनके काम करने के जो घंटे थे 12 घंटे, 14 घंटे और 16 घंटे के स्थान पे 8 घंटे कर दिया गया। उसके साथ साथ उनको दवा की सुविधा दी जाने लगी, यानी चिकित्सा से संबंधित उनको रहने के लिए घर दिया जाने लगा। उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई और शांति से जीने का अधिकार भी दे दिया गया, कि जिसके कारण ये किसी भी तरीके के आंदोलन हमारे देश के अंदर या हमारे साथ संघर्ष न उत्पन्न कर सके। सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि, यानी कि रूस के क्रांति के फलस्वरूप उसके पहले जो सर्वहारा वर्ग था उसकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, या हम ये कह सकते हैं
किसानों को और श्रमिकों को लोग बहुत ही दीन समझते थे या एक तरीके से उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। लेकिन रूस के क्रांति के फलस्वरूप उसके बाद उनका जो पूंजीपतियों का नजरिया उसमें बहुत ही बदलाव आ गया और वो इन श्रमिकों का सम्मान करने लगे कि यदि हम इनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, यदि उन्होंने आंदोलन कर दिया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए वो डर से गए या किसी भी प्रकार से जो पूंजीपति वर्ग था वो किसानों और श्रमिकों को सम्मान से देखना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद साम्यवादी सरकारों की स्थापना, जैसे रूस में क्रांति हुई, क्रांति के बाद साम्यवादी दल की स्थापना हुई, उसी प्रकार अन्य देशों के अंतर्गत भी जो संघर्ष हुआ और संघर्ष के स्वरूप वहां पे भी साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई, जैसे कि वियतनाम और चीन। तो ऐसे अन्य देश भी थे जिनके अंदर सर्वधारा वर्ग की स्थापना होने लगी, या हम ये कह सकते हैं साम्यवादी देशों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया थी। उसके बाद पूरे विश्व में और पूरे यूरोप के अंदर साम्राज्यवाद की जो प्रक्रिया थी बहुत ही तीव्र गति से चल रही थी। जैसे यूरोप हो गया, यूरोप के अंतर्गत ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये देश अपने उपनिवेश बनाया करते थे और अपना क्षेत्रफल बहुत ही आगे बढ़ाया करते थे। लेकिन रूस की क्रांति के बाद जो विश्व में बहुत तेजी से एक तरीके से साम्राज्यवाद फैल रहा था या उपनिवेशवाद बढ़ रहा था, इसके ऊपर रोक जो इनका साम्राज्यवाद विस्तार था वो धीरे धीरे रुक गया और धीरे धीरे इन उपनिवेश देशों को धीरे धीरे आजाद करना प्रारंभ कर दिया। नया शक्ति संतुलन, इसके बाद विश्व के अंतर्गत जो शक्ति है पहले पूंजीपति वर्ग के हाथ में हुआ करती थी, लेकिन ये शक्ति का संतुलन दो भागों में विभाजित हो गया। एक पूंजीवादी दल हो गया और दूसरा साम्यवादी दल हो गया। और पूंजीवादी दल का नेतृत्व अमेरिका किया करता था और साम्यवादी दल का नेतृत्व रूस किया करता था। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में एक तरीके से जंग भी छिड़ जाती थी, साम्यवादी देशों को लेकर के और पूंजीवादी देशों को लेकर के। जिसको जो जंग हुआ करती थी उसको हम शीत युद्ध कहते थे। वो गोला बारूद से युद्ध नहीं होता था, लेकिन दोनों देशों के हम राजनेताओं द्वारा जो बातों से द्वंद्व हुआ करता था उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। और ये शीत युद्ध तभी से प्रारंभ हो गया। इसके साथ दोस्तों हमारा सेकेंड अध्याय साम्यवाद एवं समाजवाद ये समाप्त होता है। धन्यवाद।